हेलो एवरीवन, दिस इज कामनी अग्रवाल। वेलकम बैक टू योर चैनल फोकस क्लासेस। तो हमारी बात चल रही थी हमारे सेकंड चैप्टर पे, विच इज नेम इज मैटर ऑन द स्फीयर। हमने उसमें कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि जैसे जो हमारे मैटर है, अभी तक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही हमने सिर्फ उसको डिवाइड करा था, बट इन फर्दर हम उसको फर्दर डिवाइड करें किसमें, प्योर सब्सटेंसेस में एज वेल एज इम्प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस जैसे मैंने आपको बताई थी कैसे थे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट क्या था कि सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं, एंड कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। आज हम उसके थोड़े आगे की कहानी पढ़ेंगे। ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, एलिमेंट में क्या क्या चीजें होती है। जैसे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, और हमारी नोबल गैसेस भी होती हैं। जो हमारी एक पूरे पीरियोडिक टेबल है वो हमारे किसके अंदर है, वो सब क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को मैं अभी आपको कुछ याद भी कराऊंगी, कुछ एलिमेंट्स से आपको रूबरू भी कराऊंगी कि कैसे हैं, आपने नाम भी सुने हैं लेकिन कभी उनको अच्छे से जाना नहीं है। आज हम उसको भी जानेंगे। कंपाउंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि किससे मिलकर बनाता है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा ये कोई ब्रिक है, मैंने आपको रेड वॉल थ्योरी बताई थी कि अगर मेरी एक रेड ब्रिक है, इसमें एक तो मेरी जो ब्रिक है ये रेड कलर की है और जो दूसरी ब्रिक है ये ब्लैक कलर की है, तो सेम कलर ऑफ ब्रिक नहीं है तो जो मेरी वॉल बनेगी वो रेड ब्लैक बनेगी। तो ये क्या हो गया, मेरा एक कंपाउंड हो गया जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। इसको भी मैंने एज एन एटम ही कंसीडर करा है और इसको भी एज एन एटम ही कंसीडर करा है। लेकिन इसके अंदर क्या था, जो मेरी वॉल बन रही थी वो सिंगल रेड ब्रिक से ही बन रही थी ओनली, यानी कि जितनी भी ब्रिक थी वो सब रेड थी, या फिर कह सकते हैं सारे जो एटम थे एक ही तरीके के थे। तो उससे मुझे क्या पता था कि एलिमेंट्स जो है सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बने हैं, एंड कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बने हैं। फर्दर मैंने आपको बताया था जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस किस तरीके के थे, दो तरीके के थे। एक था होमोजीनियस और दूसरा क्या था, हेटेरोजीनियस। होमो मतलब क्या था, हमारा सेम, एंड हेटेरो मींस डिफरेंट। अगेन जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन। जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो होमोजीनियस ही होते हैं। बिकॉज हमने होमोजीनियस की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो क्या थी कि वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म इन नेचर होते हैं, कि हम वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इन टू डिफरेंट फेजेस। हम उसके अंदर डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे थे कहीं से भी कि अरे ये पार्ट डिफरेंट है और ये पार्ट डिफरेंट है। इट इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म इन ऑल ऑन द प्लेन। तो ये हमारे क्या थे, सॉल्यूशंस। लेकिन जैसे इसका एग्जांपल क्या था मेरा, वाटर एंड अल्कोहल। पूरे में जो हमारा अल्कोहल होता है वो हमारा वाटर में क्या होता है, पूरी तरीके से अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, एंड वी कैन नॉट से कि नहीं हमारे इस पार्ट में अल्कोहल थोड़ा ज्यादा है और अनदर पार्ट में कम है। ऐसा हम नहीं कह पाते, ना ही उसे इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कहाँ के कितने पार्ट में अल्कोहल गया या कितने पार्ट में हमारा वाटर है। इट वॉज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन ईच अदर, और हम इसको क्या बोलते हैं, एक ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशंस भी मेरे कई तरीके के होते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। लाइक सॉल्यूशंस कितने तरीके के हैं, हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे, हमारे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी होंगे। एक एक करके ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी एक छोटा सा इंट्रो करा रही हूँ फिर से, जिससे कि तुमको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा क्या है हमारा, हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स कैसे होते हैं, डिफरेंट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी कि हम इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। लाइक वाटर, ऑयल इन वाटर, ऑयल की एक डिफरेंट लेयर बन जाती है एंड वाटर की एक अलग। इजीली एक आपकी लेन बन जा रही है, सो आप इजीली बता पा रहे हो कि इतने पार्ट में ऑयल है और इतने पार्ट में वाटर है। सो आप जिसमें दो डबल फेज आ जा रहा है या डबल ट्रिपल फेज भी आ जा रहा है, एंड द सॉल्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर, हम उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं वो अगेन फॉर द टू टाइप्स के हैं, एक है सस्पेंशन एंड द अदर वन इज कोलॉइड्स। कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हो। आपका मिल्क क्या है, कोलॉइड है। क्या है भाई, कोलॉइड। इसकी आगे पूरे कोलॉइड की पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि ये कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसमें भी बहुत सारे फेजेस हैं, हम वो सब चीजें क्या करेंगे भाई, अच्छे से पढ़ेंगे।
सस्पेंशन क्या होते हैं, जैसे कि लाइम वाटर, आपने चूना देखा है, पहले घरों को पेंट करने के लिए चूने का ही इस्तेमाल करा जाता था, तो ये हमारा क्या है, एक सस्पेंशन है। इन तीनों में जो डिफरेंशिएशन करते हैं, लाइक हमारा ये जो सोल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया या कोलॉइड्स हो गया, इन तीनों में हम प्रॉपर डिफरेंशिएट करेंगे अभी थोड़ी देर में, जिससे कि हम तीनों में अच्छे से पहले इनको जानेंगे एंड आफ्टर दैट इन तीनों में अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज किस किस तरीके से डिफरेंट हैं। तो आपको ये सारी चीजें जाननी है, तो यहाँ आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और, आपने एटम्स तो देखे, एटम्स भी कई तरीके के हैं जिससे हमारे जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इट कैन बी अ मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम बात करें अगर मोनोएटॉमिक की, तो जो मोनोएटॉमिक होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, एक तरीके से बने हुए, जिसमें जो एटम होगा वो एक ही तरीके का होगा। अगर मान लो ये मेरा H है तो ये भी H है और ये भी क्या है, H। या जैसे मेरा आयरन हो गया, दूसरा मैं ले लेती हूँ जैसे आयरन, Fe, ये आयरन का सिंबल होता है। क्या होता है, आयरन का सिंबल, लोहा जिसको आप बोलते हो। तो ये क्या है, एक सिंगल टाइप का ही एक एटम है, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, मोनो एटॉमिक। क्या बोलती हूँ भाई इसको, मोनो एटॉमिक। ऐसे डायटोमिक एटम भी होते हैं। अच्छा, डायटोमिक कैसे होंगे, जिसके डाई से समझ में आ रहा है, आप मोनो से क्या समझते हो, एक, डाई से क्या समझते हो, दो। ट्राइएटॉमिक बोल दूं तो तीन तरीके के एटम से मिलकर बना है, और अगर मैं टेट्रा एटॉमिक बोल दूं तो ये क्या कहलाएगा, आपका पॉलीएटॉमिक में चली जाएगी कहानी, जिसमें क्या है, मेरे चार एटम्स होंगे। तो देखो, ये हो गया जैसे मेरा मोनो एटॉमिक। अगर अब मैं ले लूं दो मॉलिक्यूल एक तरीके के, तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी O2 और ये भी O2। तो ये जो मेरा O2 है, ये भी O और ये भी O, तो क्या है मेरा, ये कहलाता है मेरा डायटोमिक। क्या कहलाता है भाई, डायटोमिक। जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो कैसे एटम से मिलकर बनी है, डायटोमिक एटम से मिलकर बनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको दिमाग में होने चाहिए। सेम अगर मैं बात करूं ओजोन लेयर की, तो इसके अंदर कितने O के एटम्स मिलेंगे, तीन मिलेंगे। तभी तो आप कहते हो ओजोन का जो आपका नंबर है वो क्या है, O3। क्या है, O3। और जब तीन एटम से मिलकर बनना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइएटॉमिक। क्या बोलेंगे भाई, ट्राइएटॉमिक। सेम अगर ये चार हो जाते तो, अगर ये चार हो जा रहे हैं, अगर ये मेरे चार एटम मिल जा रहे हैं, मान लो ये है P, फॉस्फोरस। अभी मैं ये सारे 1 से लेके 20 तक तो आपको सारे एलिमेंट याद कराऊंगी। सिंपल आपको मेटल्स भी कुछ डिफरेंट बताऊंगी, नॉन मेटल भी अलग बताऊंगी, आपको मेटलॉइड्स भी बताऊंगी, आपको कुछ नोबल गैसेस के नाम भी याद कराऊंगी, जिससे अगर आपके सामने अचानक से ये एलिमेंट्स आएंगे तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल ऑफ देम। तो जैसे ही मान लो ये मेरा P4 होता है, एक एलिमेंट, एक मेरा कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट करता है, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, टेट्राटॉमिक। क्या बोलती हूँ भाई, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आया कि जो इनकी एटॉमिक, ये जो मेरी कहलाती है, इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है कि कितने एटम से मिलके बन रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स। ये एक ही से मिलके बना, ये दो से मिलके बना, आपका ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका और भी जितनी भी गैसेस होती हैं, आपकी जो 2 एटम्स में है ना, जैसे क्लोरीन आपका हो गया, ये सब किस तरह से एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक वे में यूज करती है, बिकॉज इसके अंदर 2 एटम्स मिलके अपना मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसीलिए मेरे क्या कहलाया, डायटोमिक। ओजोन 3 एटम से मिलकर बना है, तो ये क्या कहलाया हमारा, ट्राइएटॉमिक। एंड फॉस्फोरस 4 से मिलकर बना, तो ये मेरा क्या हो गया, टेट्राटॉमिक। अच्छा, जो सिंगल है उसको तो आप मोनोएटॉमिक ही बोलते हो, बिकॉज एक ही है। बट जो मेरे डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक या टेट्राटॉमिक हो गए, ये क्या कहलाता है, पॉलीएटॉमिक। आप अगर एक से ज्यादा नंबर हो जाता है तो आप उसको और क्या बोलते हो, पॉलीएटॉमिक। तो ये कुछ टर्म्स दिमाग में रखने हैं, मोनोएटॉमिक क्या है, डायटोमिक क्या है, क्योंकि आपने अब एटम्स को थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आप इसमें फिर एटम से बिल्कुल अच्छे से पहचान जाओगे कि हाँ, एक एटम वर्ड सुना था, एटम के बारे में जब आई बात कहानी कि अगर 2 एटम मिल जाए तो क्या होगा, 3 मिल जाए तो क्या होगा, 4 मिल जाए तो क्या होगा, सिंगल है तो क्या होगा। तो आई जस्ट होप कि तुमको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम क्या जानेंगे, मेटल्स को, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, अपना एलिमेंट से। एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड करा किसमें, मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड में एंड नोबल गैसेस में।
मेटल्स आप अपने जनरली देखते ही हो, जितने जैसे आपके टेबल्स, चेयर, जो आपके लोहे आयरन वगैरह से मिलकर बने होते हैं, आप ये जो गोल्ड ज्वेलरीज पहनते हो, ये सब क्या है? मेटल है। नॉन मेटल आपकी ज्यादातर जो होती है गैसेस होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सब क्या है? हमारी नॉन मेटल्स हैं। आपके मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल की भी कुछ क्वालिटीज बताते हैं और जो नॉन मेटल की भी क्वालिटी बताते हैं। अभी आपके आएंगे सिलिकॉन्स वगैरह, ये जो होते हैं, अभी आप इतने नहीं जानते हो वर्ड्स, अभी मैं जब कराऊंगी तो जान जाओगे। तो ये जो हमारे क्या कहलाते हैं? ये दोनों के प्रॉपर्टी शो कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? मेटलॉइड। एंड जो नोबल गैसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? वो हाईली स्टेबल गैसेस होती हैं, जैसे कि आपकी हीलियम गैस हो गई, आपकी है ना क्रिप्टॉन गैस हो गई, ऑर्गन गैस हो गई। इनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अभी इन शब्दों को सुनो, बिकॉज पूरी केमिस्ट्री में ये शब्द आनी है, तो तुम्हें इनसे फेमिलियर अभी से होना पड़ेगा। एक चीज दिमाग में रखो, 9th क्लास जितनी अच्छे से पढ़ लोगे, आपको 11th पढ़ना उतना इजी हो जाएगा, क्योंकि जो 9th का जो हमारा सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा किससे रिजेंबल करता है? 11th क्लास से। तो अगर 9th में बेसिक ये क्लियर यहाँ हो जाएगा तो तुमको ऐसा लगेगा 11th में, अरे ये सब तो बड़ा इजी है, तो मैंने 9th में पढ़ा था। इसीलिए कोशिश करा करो कि 9th के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो ये सारे टर्म्स पहली बार आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ो। आज पढ़ लिया, अगर समझ में आ गए तो आगे तक समझ में आ जाएंगे। इसके आगे का मैं बताती हूँ। ओके एवरीवन, सो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, एंड आपकी क्या होती है? नोबल गैसेस। अब देखो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? उसके अंदर आपके टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स अभी तक हमारे पता चल चुके हैं। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर इतने आपके एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर 92 जो है आपके नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या होता है? जो हमें खुद ब खुद हमारी अर्थ पर किसी ना किसी फॉर्म में हमको मिल रहे हैं। इधर इट कैन बी है ना, लाइक आपके जो आपके पोर्स वगैरह होती हैं उसमें मिल सकते हैं, एटमॉस्फेयर में मिल सकते हैं, किसी भी वे में मिल रहे हैं। मतलब नेचुरली वो हम मैन मेड नहीं है, इट वाज नेचुरली अकरिंग। तो उनकी संख्या कितनी है? आपसे आ सकते हैं दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट, तो 118, in which 92 is naturally occurring and the left 26 is created, synthetically created। synthetically created का मतलब क्या होता है? जिसको हमने बनाया है लैब में किसी ना किसी तरीके से, मतलब कुछ मेटल्स को मिक्स करके, कुछ केमिकल रिएक्शंस देके, कुछ फिजिकल रिएक्शन देकर, डिफरेंट वे में हमने उसको खुद से बनाया, अपनी लैब में क्रिएट करा। तो वो जो है उनके नंबर क्या है? 26। तो आपको अभी ये नंबर याद रखना जरूरी है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118, in which 92 are naturally occurring as well as the 26 is synthetically created by us in labs। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि एलिमेंट्स 4 तरीके के हैं, मेटल, नॉन मेटल, आपके मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। मेटल्स आप बहुत जनरली देखते हो, लाइक आपका गोल्ड, सिल्वर, आयरन। कुछ जो नहीं जानते हो जैसे कि लिथियम, सोडियम, आप सॉल्ट खाते हो, उसका कंपोजिशन क्या होता है? NaCl। तो ये जो Na है, ये सोडियम क्या होता है? Na। इसका सिंबल क्या है? Na। लिथियम Li, पोटेशियम K। ये आपको धीरे धीरे करके सिंबल इतनी बार कराऊंगी कि याद हो जाएंगे। K, कैल्शियम Ca, आपका अल्यूमिनियम Al। ये आप देखते हो, जनरली सुनते भी हो, कैल्शियम बोन्स के लिए जरूरी है, तो ये भी क्या है? एक मेटल है। पोटेशियम भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, ये भी क्या है? एक मेटल है। सॉल्ट के रूप में आप सोडियम खाते हो, उसके लिए क्या है? Na। गोल्ड आप जानते ही हो, इसका सिंबल होता है Au, सिल्वर Ag, आयरन Fe। अभी मैंने बताया था इट इज अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट। कार्बन आपकी पूरी केमिस्ट्री में भरा पड़ा है, बिकॉज कार्बन एक सिंगल ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जो क्या करता है? शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अभी आगे सुनोगे कहीं ना कहीं अपनी पूरी केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड्स आएंगे। मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है? शेयरिंग करने की है। अच्छा, तो कोई भी इंसान हो अगर वो शेयरिंग नेचर का है तो सब लोग चाहेंगे अरे यार ये बड़ा अच्छा है, इसके संग ये सबको अपनी चीजें दे देता है, या दूसरों की चीजें इजिली एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो अपने ग्रुप में आपको रखना रहेगा। लेकिन अगर वही कोई एरोगेंट है तो आप नहीं रखोगे। तो ये जो कार्बन है ना, ये बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है, ये सबके संग दोस्ती कर लेता है, हर एलिमेंट से दोस्ती कर लेता है। तो इसका क्या है? बड़े फ्रेंडली नेचर होने की वजह से इसने इतने एलिमेंट्स बना रखे, इतने सारे कंपाउंड्स बना रखे हैं हमारी केमिस्ट्री में कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री इस कार्बन को अपना फ्रेंड समझती है।
इस वजह से पूरी केमिस्ट्री में आपको ये कार्बन ही कार्बन मिलेगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, शेयरिंग नेचर है। सारे एलिमेंट इससे दोस्ती कर लेते हैं और ये भी सबसे इजीली दोस्ती कर लेते हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। इसीलिए इसको सब लोग याद रखो कि कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द केमिस्ट्री। ऑक्सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, O2 डायटोमिक यही है, N2 डायटोमिक। आपकी जो नाइट्रोजन है वो सिंगल N में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ओनली अगर आप N लिख देते हो, इट इज अनस्टेबल कंडीशन, N डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये दो एटम्स ही जब एक दूसरे से मिलेंगे और डायटोमिक बनाएंगे, तभी जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, जिसको आप इजिली इनहेल करते हो। सेम क्लोरीन है, तो इनकी कुछ स्टेबिलिटी भी होती है। एलिमेंट का डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि आप सिंगल O लिख दो, गलत नहीं है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी जो इसको मिलती है वो कब मिलती है, O2 बनकर। इसको कब मिलती है, N2 बनकर। इसको कब मिलती है, Cl2 बनकर ही। फ्लोरीन F ये अकेले एग्जिस्ट कर जाता है। ब्रोमीन Br, सल्फर S, फॉस्फोरस P, अभी बताया था इसकी जो कोवैलेंसी है, इसकी जो वैलेंसी है 4 तक चली जाती है, 5 तक चली जाती है, 5 तक जाती है। इस वजह से P4 एग्जिस्ट करता है। आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो वैलेंसीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने लिखवाया तो P था, लेकिन फिर P4 क्यों बोला। P4 इसलिए बोला कि इसकी टेंडेंसी 5 तक जाने की है, ये 5 एटम एक दूसरे तक जोड़ सकता है। इस वजह से इसको मैंने P4 लिखा था तुमको टेट्राएटॉमिक समझाने के लिए। एक चीज और याद रखो, कीवर्ड है, इसको नोटिंग में डाल लो। आपका इसमें जैसे ये हमारे O2 हो गया, 9-2 हो गया, ये गैस हो गया, क्लोरीन हो गया, ये किस फॉर्म में है, हमारी गैसेस। गैसेस कौन सी है हमारी, N2, O2, फ्लोरीन, ये क्या है हमारे नॉन मेटल्स, गैसियस फॉर्म्स में है। बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्मेट में होता है। लिक्विड में हमारा कौन सा नॉन मेटल है भाई, ब्रोमीन। ये एक्सेप्शन कहलाता है कि ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म का एलिमेंट है। एक ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्मेट में कौन सा है, वो क्या है, आपका ब्रोमीन। आपको हमेशा याद रखना है कि ये आपका ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर एंड फॉस्फोरस ये सॉलिड है, और कार्बन भी आपका सॉलिड है। कार्बन हो गया आपका सॉलिड। नॉन मेटल की बात करूं, ये नॉन मेटल के लिए है। अगर मैं बात करूं सॉलिड फॉर्म में कौन मिल रहा है, तो आपका सल्फर मिल रहा है, आपका फॉस्फोरस मिल रहा है, आपका कार्बन मिल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तो सॉलिड ही है सब, इनमें से कोई लिक्विड नहीं है। लेकिन इधर एक्सेप्शन है, इवन इधर भी एक एक्सेप्शन है। इधर का एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल है, बट एट द रूम टेम्परेचर इट इज लिक्विड। आप अपना टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज करते हो, पारा जिसको बोलते हो, जो उसके अंदर भरा हुआ होता है टेम्परेचर के लिए आपका थर्मोमीटर में, वो क्या है, मर्क्यूरी ही भरा होता है, जिसको आप पारा कहते हो। ग्रे कलर का एलिमेंट है। ये कैसा होता है, मेटल है, लेकिन एट द रूम टेम्परेचर इट इज ऑलवेज लिक्विड इन नेचर। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन है इनको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शन ज्यादा पूछती है रादर आपकी नॉर्मल चीजों से। तो एक नॉन मेटल जो लिक्विड है वो क्या है, सिर्फ ब्रोमीन। एक मेटल जो लिक्विड है वो क्या है, मर्क्यूरी। सेम अब आएंगे हम मेटलॉइड्स पे। मेटलॉइड्स क्या हैं, जो आपके मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं एज वेल एज नॉन मेटल की भी शो करते हैं। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर जाते हैं। अगर कोई बेस होगा तो एसिड की तरह रिएक्ट कर देंगे, एसिड होगा तो बेस की तरह रिएक्ट कर देंगे। तो ये कौन है हमारे, जैसे बोरोन हो गया, इसका सिंबल होता है B, सिलिकॉन Si, एंटीमनी Sb, आर्सेनिक Ar, आपका जर्मेनियम Ge। तो ये सब जो है जर्मेनियम की, इसको भी एक्सेप्शन पे लगाओ जर्मेनियम, बिकॉज दो ऐसे एलिमेंट हैं, एक आपका जर्मेनियम और एक आपका सीजियम। यहां पे भी नोटिंग डाल लो, जर्मेनियम और सीजियम। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो आप जैसी हथेली पे रखोगे ये तुरंत मेल्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये हैं तो मेटल। मेटल्स की जनरली प्रॉपर्टी होती है कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये दो ऐसे प्राणी हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है। इवन आप अपनी हथेली पर भी इनको रखोगे तो ये तुरंत क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। जनरली देखोगे तो सॉल्ट है, तो आपका सॉलिड है,
बट जैसे ही आपकी हथेली पे आएंगे यानी कि एक रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो ये क्या होंगे, डायरेक्टली मेल्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इसकी एक खासियत है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है जर्मेनियम का और सीजियम का। ये एक्सेप्शन स्पेशली बता रहे जा रहे हैं बिकॉज एक्सेप्शन ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो हमने एक एक्सेप्शन इधर पढ़ा मर्क्यूरी का, विच इज अ मेटल बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन विच इज ऑल्सो अ नॉन मेटल बट लिक्विड इन ऑल द नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स में आपका जर्मेनियम, इसका क्या है भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल बट लो मेल्टिंग पॉइंट। जबकि सारे मेटल्स का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बट ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। अब आपकी नोबल गैसेस, जैसे आपका आ गया हीलियम, इसका सिंबल होता है He, ऑर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, नियॉन Ne, ज़ेनॉन He एंड रेडॉन Rn। तो ये क्या होती है, नोबल गैसेस होती है। दीज आर हाईली स्टेबल गैसेस। जैसे आप O2, N2 इनको देखते हो, ये आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, बट ये बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती है बिकॉज ये ज्यादा किसी के संग घुलती मिलती नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कार्बन, कार्बन बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, ये सबके संग घुलना मिलना पसंद करता है। सेम उसी जगह पे आप इन गैसेस को ऐसा समझो ये किसी से मिलते जुलते ही नहीं है, ये पूरा पेट भर के खाना खाए हुए हैं, इन्हें बिल्कुल किसी से खाने पीने की जरूरत नहीं है, किसी से शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये कोने में रहती हैं और इनको किसी से बातचीत ज्यादा नहीं करती, ना किसी से मिलती जुलती है, बिकॉज दीज आर हाईली स्टेबल। अगर एक बात मानो, अगर कोई इंसान अनस्टेबल होगा तो वो कोशिश करेगा स्टेबिलिटी करने के लिए, सब कुछ काम करेगा, किसी से दोस्ती भी करेगा, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर एक स्टेबल इंसान है, वो ज्यादा किसी से मिलता जुलता ही नहीं है, उसका बहुत ही ज्यादा ईगो लेवल हाई होता है, तो वही इनके संग होता है, नोबल गैसेस के संग। इन नोबल गैसेस का किसी के संग कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो जब आप फर्दर केमिस्ट्री में पढ़ोगे कुछ रिएक्शंस, तो आपको ये सब बहुत कम देखने को मिलेंगी बिकॉज दीज आर स्टेबल गैसेस। तो इसीलिए ये रिएक्शंस नहीं देती हैं, क्योंकि ये ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देती है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है। इलेक्ट्रॉन वर्ड दिमाग में रखो, पहले भी बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन आपको आगे पढ़ना है। जो इनका रीजन है किसी से मिलने जुलने का नहीं है, वो रीजन यही है कि ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगी, तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं शो करेंगी बिकॉज दीज आर हाईली स्टेबल गैसेस। ओके, तो ये थे आपके मेटल, नॉन मेटल एंड आपके मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। अब पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। आपने सुना है प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये दिखते कैसे हैं, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। आपने गोल्ड की ज्वेलरीज पहनी है, सिल्वर की ज्वेलरीज पहनी है, आपने उसको इवन यूटेंसिल्स में भी देखा है, तो आपने बहुत सारी चीजें मेटल्स की देखते हो, आप आयरन की है ना टेबल्स देखते हो, चेयर्स देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। दैट मीन्स आयरन आपका एक सॉलिड फॉर्मेट में डायरेक्टली ओर से आपको मिल रहा है, आयरन ओर से, तो उसको इस फॉर्मेट में ला रहे हो तो उसको कुछ तो नाम दिया होगा, तो उस जो प्रॉपर्टी का नाम होगा हम वही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे क्या कहलाती हैं, आपके जो मेटल्स होते हैं वो हाईली कैसे होते हैं, मेलिएबल। कैसे होते हैं भाई, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल किस तरीके से होते हैं, मेलिएबल का मतलब होता है मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है इट मेटल्स आर इजीली कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। इनकी शीट्स बनाई जा सकती है, क्या बनाई जा सकती है भाई, इजीली शीट्स बनाई जा सकती है। आप देखते हो आयरन शीट्स होती हैं, आपकी छत पे पड़ी होती हैं, ढकने के लिए आयरन की शीट्स मंगाते हो, आपकी टेबल भी शीट फॉर्मेट पे तो जा रही है, फ्लैट है तो शीट बनी है कि नहीं, सेम आपका गोल्ड सिल्वर इन सब की इजीली शीट्स बनाई जा सकते हैं। आप चांदी का बर्फ देखते हो, बिल्कुल होता है वो जो भगवान जी पे लगता है, हनुमान जी पे भी लगता है, इजीली वर्क लगता है, जो चांदी का कितना पतला सा वो बना देते हैं कि आप उसको, वो तो ईटेबल भी होता है इवन, तो क्या है पतली से पतली लेयर बनाई जा सकती है, इट कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू शीट्स। तो जो ये प्रॉपर्टी है मेलिएबल, इसका मतलब ही क्या है कि द मेटल्स कैन बी इजीली, मेलिएबल का मतलब क्या होता है, दैट मेटल्स कैन easily
drawn into sheets. एग्जाम्पल, आप गोल्ड के देखते हो, सिल्वर की देखते हो शीट्स, आप आयरन की भी देखते हो, राइट? तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, मेटल्स कैन इजीली बी डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है दैट समथिंग कैन इजीली बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या होता है भाई? ड्रॉन इनटू वायर्स, कि आप उनकी पतली से पतली लंबी लंबी वायर्स बना सकते हो। आपने देखते हैं, आपने सिल्वर वायर्स तो बहुत देखे हैं, बिकॉज सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आप कॉपर वायर देखते हो, आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, उसके अंदर जो वायर पड़ा है उसके अंदर एक पतला तार होता है, वो किसका होता है? कॉपर का होता है जनरली। कॉपर का इसीलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन जो उससे भी अच्छा गुड कंडक्टर है, जो कॉपर से भी ज्यादा गुड कंडक्टर है, वो क्या है? हमारा सिल्वर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच इज द मेटल विच इज द हाईली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका जवाब क्या रहेगा? सिल्वर। सिल्वर इज द मोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी after नहीं, सॉरी, the most highly good conductor of electricity is silver. आफ्टर दैट क्या है आपका? कॉपर। तो जनरली कॉपर वायर्स इसीलिए यूज करे जाते हैं बिकॉज वो थोड़े सस्ते होते हैं। तो भाई अगर सिल्वर के वायर्स पूरे घर में डालेंगे तो अच्छा खासा बिल बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कॉपर इज हाईली, आपका बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल भी है, इस वजह से कॉपर वायर को यूज करा जाता है बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सेम एज उससे भी ज्यादा रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सिल्वर की जो आपकी गुड कंडक्टर है, तो वो कौन है? सिल्वर। तो ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखना। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या आई? डक्टिलिटी। क्या आई भाई? डक्टिलिटी मीन्स समथिंग कैन इजीली बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसको लिख लो बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट समथिंग कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स। आप देखते हो सिल्वर वायर्स देखते हो, इवन कान में भी हम अपनी बालियां पहनते हैं, सिल्वर के तार डलवाते हैं। छोटे बच्चों के जब कान छिदते हैं तो उसमें क्या डालते हैं हम? कान लोहे सॉरी गोल्ड का वायर ही तो डलवाते हैं। तो आपने देखा कितना पतला गोल्ड का वायर लगवाते हैं कि वो कान के इतने छोटे से छेद में भी आ जाता है। सिल्वर का भी डलवाते हैं। आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का एग्जांपल दिया ही। तो ये दे कैन इजीली बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो सिल्वर का बनता है, गोल्ड का बनता है, एल्यूमिनियम के बनते हैं, आपका कॉपर वायर्स होते हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए भाई? आपके मेटल्स के हो गए। तीसरा जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या चल रही है भाई हमारी? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल कैसे हैं हमारे? पहला आ गया मेलिएबल है, दूसरा आ गया डक्टिलिटी है, तीसरा क्या आ गया? सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस साउंड। आपने देखा है घंटा ब्रास के होते हैं, आपके पीतल के बने हुए होते हैं घंटे, घंटियां आपके पूजा घर में यूज होते हैं। तो क्या होते हैं? तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस इन नेचर होते हैं। दे प्रोड्यूस साउंड। आपके बजती है कि नहीं घंटी? आप जैसे उसमें टंग की आवाज करते हैं, दे आर रिंगिंग इन साउंड, तो वो अच्छे खासी आवाज देते हैं। किसी भी आप मेटल को करोगे, लोहे की टेबल पे हाथ मारो चाहे कुछ करो, आपको एक साउंड मिलता है। तो हम कह सकते हैं जो एक मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर सोनोरस। फोर्थ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके जो मेटल्स हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप पढ़ते ही आए हो, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सिल्वर। सिल्वर इज द मोस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। तो ये आपका क्या हो गया? एक और प्रॉपर्टी किसकी हो गई? आपकी मेटल की। फिफ्थ, लस्ट्रस, चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं भाई? चमकदार होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? गोल्ड पहनते हो कि नहीं, सिल्वर, आपके ये सब क्या है? गुड। आपकी बहुत चमक होती है इनके अंदर, दूर से ही दिखते हैं सारे मेटल्स, चाहे कोई से भी आप ले लो। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी क्या है? दे आर लस्ट्रस। फोर्थ, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
बट इसका एक्सेप्शन हमने क्या देखा था, सीजियम एंड जर्मेनियम। ये दोनों क्या थे, आपके हाथ पे आते ही मेल्ट हो जाते थे, रदर कि ये मेटल है, नो मेटल। फिर भी ये क्या है, इनके जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, इनके कोई सा भी उठा लो, इन सबके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो किसकी है। एंड वन मोर, हार्डनेस। क्या होती है भाई, हार्डनेस। तो हमारे जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, इजीली टूटते नहीं है। आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर क्या ऐसे तोड़ दोगे, नहीं टूटेंगे। तो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद में रखना है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है आपका, सोडियम एंड पोटेशियम। दे कैन इजीली बी कट बाय नाइफ। तो यहां एक नोट डालो अगेन, सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट बाय नाइफ। ये दो एक्सेप्शन है, ये भी एक एक्सेप्शन है कि जो हमारा सोडियम और जो पोटेशियम होता है वो इजीली नाइफ से भी कट हो जाती है, दे आर सॉफ्ट मेटल। जबकि मेटल की हमारी प्रॉपर्टी क्या है, वो हार्ड होते हैं। आपने देखा ही है, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब इजीली आपके कट नहीं होते हैं, ना टूटेंगे। अगर आप आयरन शीट को चाकू से काटने की कोशिश करोगे तो क्या कटेगा, गोल्ड कटेगा, आयरन कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। तो दे आर हार्ड इन नेचर। बट ये दो ऐसे हैं जो इजीली क्या होते हैं, नाइफ से कट जाते हैं। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और है, ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव भी होते हैं, इसीलिए इनको ओपनली नहीं रख सकते। हम सोडियम को कभी भी ओपनली नहीं रख सकते हैं, इसको हमेशा कैरोसिन में रखा जाता है। इसको एक पॉइंट और डाल लो, सोडियम ऑलवेज kept in kerosene because it is highly reactive in nature। अगर आपने इसको ओपनली छोड़ दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव इन नेचर। और अगर आपने इसको गलती से पानी के में डाल दिया तो पटाखे फूटेंगे। अगर गलती से इससे पानी से रिएक्शन हो जाए, अगर आपने सोडियम को थोड़ा सा भी पानी मिल गया तो क्या होता है, पटाखे फूटते हैं सीधे, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। इसीलिए इसको हमेशा किस में कैप करा जाता है, हमेशा कैरोसिन में कैप करा जाता है। किसको, सोडियम को। तो ये थे कुछ हमारी प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल्स की। अब मैं बात करूं अगर नॉन मेटल की, जस्ट इसको ऑपोजिट। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, दे आर लेस मेलिएबल। इनकी कोई भी शीट्स नहीं बनाई जा सकती। अगर आप नॉन मेटल की गई भाई ऑक्सीजन की शीट बनती हुई देखिए, हवा चल रही है, कहां से शीट बनाओगे। तो नॉन मेटल्स जस्ट इसके ऑपोजिट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की, जस्ट ऑपोजिट है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ऑपोजिट होता जाएगा, नॉन मेलिएबल, उनकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती। नॉन डक्टाइल, उनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती। नॉन लस्ट्रस, चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट वो चमकदार होता है। इसका एक्सेप्शन क्या आ गया यहां पर, आयोडीन। आयोडीन मेरा कैसा होता है, लस्ट्रस। आयोडीन मेरा कैसा है भाई, लस्ट्रस। एक्सेप्शन जरूर दिमाग में रखने हैं, वो स्पेशली नोट डाउन करके रखने हैं। दे आर नॉन सोनोरस, इनके अंदर कोई आवाज नहीं होती। नॉन सोनोरस, बस नॉन नॉन लगाते जाओ। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर बस नॉन लगाते जाओ। ये इसके अंदर कोई आवाज नहीं होती है। भाई मैं हवा में करूं तो ऑक्सीजन में कोई आवाज आ रही है, कहीं से नहीं आ रही है। तो ब्रोमीन में आएगी, नहीं आएगी। कार्बन में आएगी, नहीं आएगी। तो कोई ये भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो दे आर नॉन सोनोरस, नॉन लस्ट्रस। आपका क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके जो नॉन मेटल हैं वो कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
बट इसका भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट, आप ग्रेफाइट को अगर जानना चाहो तो अपनी पेंसिल उठाओ, जो आपकी पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे हमारे जो भी एक्सेप्शन जा रहे हैं, हमें उनको खासकर दिमाग में रखना है। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट इसका एक्सेप्शन है कार्बन। इसका एक्सेप्शन क्या है भाई? कार्बन। आपका डायमंड जो है कार्बन से ही मिलके बनता है। कार्बन में डायमंड लिखो, हार्डेस्ट नॉन मेटल है। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नॉन मेटल है। विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका क्या होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आपका जो डायमंड होता है, आपने भी देखा है, हीरा कार्बन का एक जो है वो एक सब्स्टिट्यूट है, वो कार्बन से मिलके बना होता है। काफी सारे कार्बन के एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, बहुत बड़ी एक चेन बनती है, उससे क्या बनता है? हमारा डायमंड बनता है। जो हमारा अगर हम अगर कार्बन को तोड़ने की, डायमंड को तोड़ने की कोशिश करें और उनको अलग अलग करें, तो अगर हम उसको डिसोसिएट करेंगे तो हमें कोई दूसरा मेटल उसमें से नहीं, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। रादर हमें उसमें बस पूरे में क्या मिलेगा? कार्बन। क्योंकि जो हमारा डायमंड होता है वो पूरा किससे मिलके बनता है? कार्बन से मिलके बनता है। और जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की वो क्या है? कि वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉन हार्ड मेटल्स। तो ये कैसे है? इसके अंदर एक एक्सेप्शन क्या आ गया? मेरा डायमंड जो कार्बन से मिलके बना है। और डायमंड आप जानते हो, शीशा तक काटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डायमंड का ही काम करते हैं। बिकॉज डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट होता है। कैसा होता है? हार्डेस्ट। जितनी भी एलिमेंट हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटल कौन सा है? हमारा डायमंड। तो डायमंड का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एज वेल एज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये एक और इसका एक्सेप्शन है। तो ये जितने ग्रीन पॉइंट लिखवाए हैं ये मेरे सब क्या हैं? मेरे जितने ग्रीन पॉइंट है ये सारे एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखने सभी में, मेटल्स के भी जो अभी लिखवाए और नॉन मेटल्स के भी जो लिखवाए, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इतनी सी भी। अगर आपने इन एक्सेप्शंस को अभी याद कर लिया, 10th में भी काम आएगा। बिकॉज आपके 10th में भी चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो जब इसको याद करोगे 1 मिनट में याद आ जाएंगे। एक्सेप्शन आना ही आना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो इससे अच्छा है अभी से याद करो, अभी से समझो, तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। तो अब इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।